नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज भी चर्चा हुई। बहस कल जारी रहेगी। संसद ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक और अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023 सहित 3 विधेयक पारित किए। सरकार खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, भारत आने वाले वर्षों में सौर मॉड्यूल के निर्यातक के रूप में उभरेगा। मौसम विभाग का अगले 5 दिन में देश के विभिन्न हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच चेन्नई में जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा में आज दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर फिर बहस शुरू हुई। बहस में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और वंशवाद और रिश्वतखोरी को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि यूपीए का चरित्र सत्ता को बचाए रखना है, जबकि एनडीए सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ता है। गृह मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार सिर्फ ऋण माफी में विश्वास नहीं करती, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाने में विश्वास करती है जहां किसी को ऋण लेने की जरूरत ही न पड़े। उन्होंने बताया कि केंद्र ने किसानों को मुफ्त में कुछ देने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जनता और संसद का मोदी सरकार में पूरा भरोसा है। आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। 2/3 बहुमत से एनडीए को चुना गया। पूर्ण बहुमत से 2 बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम ये देश की जनता ने लगातार 2 बार किया। ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में आतंकी घटनाओं में 68% की कमी आई है। जम्मू कश्मीर के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कश्मीर को आतंक मुक्त करने के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पाकिस्तान, हुर्रियत या जमीयत के साथ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ बात करेगी। वामपंथी उग्रवाद के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि नक्सली अब छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में सिमट कर रह गए हैं। पूर्वोत्तर के बारे में श्री शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, जबकि श्री मोदी सरकार इस क्षेत्र में समग्र विकास लेकर आई और इसे मुख्य धारा में शामिल किया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने पिछले 9 वर्ष में 50 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा किया। मणिपुर के बारे में श्री शाह ने कहा कि वहां हुई हिंसा की घटनाओं से हर व्यक्ति दुखी है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं शर्मनाक हैं, लेकिन इस पर राजनीति करना और भी शर्मनाक है। श्री शाह ने कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है वो परिस्थितियों से पैदा हुई जातीय हिंसा है और इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि वो मणिपुर मुद्दे पर पहले दिन से ही चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, वो सिर्फ विरोध करना चाहता है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर मणिपुर को विभाजित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब तक मणिपुर के दौरे पर क्यों नहीं गए। श्री गांधी ने सवाल किया कि सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सेना को क्यों नहीं तैनात कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूरे सदन की ओर से मणिपुर में शांति की अपील की। गृह मंत्री के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। संसद ने आज अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन विधेयक 2023 और संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 सहित 3 विधेयक पारित किए। राज्यसभा ने आज इन तीनों विधेयकों को स्वीकृति दी। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है।
अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन विधेयक का उद्देश्य गणित, विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की स्थापना करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने देश में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं। आज एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़ा हो गया है। न केवल हमारी प्रगति उसी स्तर की है, बल्कि हमारे द्वारा किया हुआ शोध का लाभ वो देश भी उठाते हैं कि जिस प्रकार से अंतरिक्ष विभाग को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए इजाजत दे दी थी, उसी प्रकार एटॉमिक एनर्जी के विभाग में भी ज्वाइंट वेंचर्स के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए सन 2016 में निर्णय लिया गया। संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने के संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है। विधेयक में छत्तीसगढ़ में मेहरा, महार और मेहर समुदायों के पर्यायवाची के रूप में महारा और मेहरा समुदायों को शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह विधेयक छत्तीसगढ़ में इन समुदायों की जीवन और स्थितियों में सुधार करेगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को उसकी सहमति के आधार पर और कुछ वैध उपयोगों के लिए कानूनी उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकता है। विधेयक में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की सूचना मिलने पर बोर्ड मामले की जांच करेगा और जुर्माना लगाएगा। राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विधेयक में व्यक्तिगत डेटा के भंडारण की सीमा, डेटा की उचित सुरक्षा और डेटा के संबंध में उत्तरदायित्व का प्रावधान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सरकार खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी। भारतीय खाद्य निगम ई नीलामी के माध्यम से ओपन मार्केट सेल योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से गेहूं और चावल को खुले बाजार में बेचेगा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतें कम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चावल और गेहूं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सरकार का मुख्य उद्देश्य कीमतों को उचित दर पर रखना है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत सौर मॉड्यूल के निर्यातक के रूप में उभरेगा और वर्ष 2030 तक 65% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन से पैदा करेगा। आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में श्री सिंह ने बिजली वितरण कंपनियों पर बढ़ते कर्ज के बावजूद मुफ्त बिजली देने वाले राज्यों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली देने के लिए कर्ज लेने वाले राज्य भावी पीढ़ियों के लिए देनदारी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने विद्युत मंत्रालय द्वारा किए गए एक अध्ययन का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली सहित जो राज्य कभी समृद्ध थे वे अब धन की कमी का सामना कर रहे हैं। आज हमारी उत्पादन क्षमता का 43.5% नॉन फॉसिल है। अच्छा, उसके बाद फिर ग्लासगो में 26 में हमने कहा कि 2030 तक हमारी उत्पादन क्षमता का 50% होगा नॉन फॉसिल। तो हम 50% का लक्ष्य बहुत पहले पार कर जाएंगे, बल्कि हमारा अनुमान है कि 2030 तक 65% हमारी उत्पादन क्षमता का रिन्यूएबल होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में श्री सिंह के साथ मंत्रालय की उपलब्धियों और दृष्टिकोण पर ये विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। ये भेंटवार्ता आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:15 पर सुनी जा सकती है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के दूसरे चरण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। नवंबर में होने वाले इस अभियान से केंद्र सरकार के 70 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
1 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 100 शहरों में यह अभियान चलाया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया है कि पेंशन भोगियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से 21 दिन के देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित स्मारक पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। इसके साथ ही वीरों के सम्मान में पंच प्रण प्रतिज्ञा, वसुधा वंदन और वीरों का वंदन जैसे कार्यक्रम भी होंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने और समर्पण की प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया। श्री धनखड़ ने आजादी के बाद गरीबी उन्मूलन, साक्षरता बढ़ाने, भेदभाव समाप्त करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने औपनिवेशिक शासन से देश को आजाद करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर समूचा देश एक साथ राष्ट्र को भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति और तुष्टीकरण से मुक्त करने की आवाज उठा रहा है। देश के सभी राज्यों से इस अभियान की शुरूआत के समाचार मिल रहे हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली के रंगभवन सभागार में भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस जाज बैंड और ब्रज रत्न वंदना श्री समूह ने संगीतमय प्रस्तुतियां दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 4 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने अगले सप्ताह देश के बाकी हिस्सों में कम बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत अपने अंतिम ग्रुप मैच में आज पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। यह मैच चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेला जा रहा है। इससे पहले आज मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से और जापान ने चीन को 2-1 से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 149 अंक की वृद्धि से 65,996 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 62 अंक बढ़कर 19,633 दर्ज हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 82 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $86.85 प्रति बैरल के आसपास चल रही थीं। प्रसिद्ध लेखक और समता परिषद के उपाध्यक्ष श्री हरि नारके का आज मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। श्री नारके पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में महात्मा फुले पीठ के प्रोफेसर और महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शोक संदेश में कहा कि राज्य ने एक बुद्धिजीवी खो दिया है जो प्रगतिशील विचारधारा के संरक्षण और प्रचार के लिए एक स्तंभ थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज भी चर्चा हुई। बहस कल जारी रहेगी। संसद ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक और अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023 सहित 3 विधेयक पारित किए। सरकार खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, भारत आने वाले वर्षों में सौर मॉड्यूल के निर्यातक के रूप में उभरेगा। मौसम विभाग का अगले 5 दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच चेन्नई में जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।